गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी को बीपी मैथ क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए आज क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ का पहला चैप्टर स्टडी करते हैं। जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, या उसको हम रियल नंबर भी कहते हैं। इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं, हिंदी में वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर का डिटेल अध्ययन हमने क्लास 9 में कर चुके हैं हम लोग। तो अब जो है आपको रियल नंबर ना बता करके अब इस चैप्टर में हमें क्या स्टडी करना है, क्या पढ़ना है, हमें उसे देखना होगा। तो आइए सबसे पहले हम रियल नंबर में टॉपिक है पहले, जिसको हम लोग लेमा कहते हैं। लेमा जिसको हिंदी में बोलेंगे प्रमेयिका। एक्चुअल में लेमा या प्रमेयिका होता क्या है? इस लेमा या प्रमेयिका को हम थ्योरम भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे नाम इसका कुछ अलग लिखा गया है। यानी क्लास 10 के पहले चैप्टर का पहले एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन है ये, उसमें लेमा में आप देखेंगे लेमा होता क्या है। A lemma is proven statement used for proving another statement। इसका क्या मतलब होता है कि लेमा एक ऐसा कथन होता है, लेमा एक ऐसा कथन होता है जो दूसरे कथन को यहाँ पे प्रूव करने के लिए मदद मिलता है या सहायक होता है। तो इस तरह से लेमा जो होगा, हम कोई भी चीजें अगर हम कोई भी कथन हो उसको क्या करेगा, उसमें सहायता प्रदान करता है। तो इस तरह से लेमा के बाद आता है, इस लेमा के बाद आता है एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे जिनका नाम है यूक्लिड बोलते हैं उनको, यूक्लिड होता है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा इंग्लिश बोलते हैं। तो आइए हम अब देखते हैं यूक्लिड, हिंदी में लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। हिंदी में आप देखेंगे ध्यान से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझने के लिए आइए इसको सबसे पहले माना दो पूर्णांक संख्या ए और बी हो, दो पूर्णांक संख्या ए और बी हो। दो पूर्णांक संख्या हमें ए और बी मानना है। तो ए और बी मानने के बाद हमें करना क्या है कि दो पूर्णांक संख्या ए और बी माने हैं, और उसके बाद आप देखेंगे कि Q और R भागफल एवं शेषफल हो तो क्या होता है? तो A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर फाइंड होता है, जिसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। जहां पर कंडीशन होता है 0 इज लेस देन इक्वल्स टू R इज लेस देन क्या हो जाएगा B। ये कंडीशन फॉलो होता है, इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। लेकिन इस चीज को समझने के लिए मैं आपको कुछ छोटी चीजें बताऊंगा जो क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं, जो भागफल से रिलेटेड है। जैसे आप लोग फॉर्मूले जानते हैं, भाज्य बराबर
भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये आप जो है क्लास 6, 7, 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसको इंग्लिश में कह सकते हैं डिवाइडेड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो एक्सक्लूड डिवीजन लेमा या एक्सक्लूड विभाजन प्रमेय का जो है इसी पे आधारित है। अर्थात हम यहाँ पे डिवाइडेंट को ए मान लें, डिवाइजर को बी मान लें, क्वोशिएंट को क्यू मान लें, रिमाइंडर को आर मान लें, आपका क्या हो जाएगा? ये डिवाइडेंट इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस क्या हो जाएगा? रिमाइंडर। तो इस हिसाब से जो एक्सक्लूड विभाजन प्रमेयिका है वो जो है इसको फॉलो कर रहा है, इसको पालन कर रहा है। तो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर जो हो जाएगा, जहां पे मैंने कंडीशन दिया है कि 0 इज लेस देन इक्वल्स टू आर इज लेस देन b, तो यहाँ पे जो r है अर्थात r जो रिमाइंडर बोलते हैं, हिंदी में शेषफल बोलते हैं, वो कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होना चाहिए, हमेशा छोटा होना चाहिए। तो अगर एक कंडीशन आपको पता है, इस एक्सक्लूड विभाजन प्रमेय का आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसको कंफर्म करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे 357 भागे, मान लीजिए कोई भी नंबर ले सकते हैं, मान लीजिए 15 ले सकते हैं, 15। अब इसको क्या करें? एक्सक्लूड विभाजन प्रमेय का देखिए क्या ये क्वेश्चन जो है इसको सेटिस्फाइड करता है या नहीं करता। इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। आप क्या करें? 357 15 से भाग करें, क्या हो जाएगा? 15 गुना 30, यहाँ पे हो जाएगा, कट जाएगा 5, अब 15 तिया 45, इसको माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 12। यानी ये हो गया आपका Q, ये हो गया आपका R, और ये हो जाएगा, इसे हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर है, ये हो जाएगा आपका B। अब इससे हम क्या करेंगे कि इस पे हम रखेंगे क्या ये सेटिस्फाइड कर रहा है, तो जो A की वैल्यू है वो क्या है? 357। सेम इसी पे आप कर सकते हैं, यानी 357 इक्वल्स टू B के प्लेस पे आप देख सकते हो क्या है? 15 गुणे क्वोशिएंट कितना आ रहा है? 23, और प्लस कितना आ जाएगा? रिमाइंडर आर आपका 12। अगर आप इसको क्या करते हैं, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। इस तरह से हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। आइए हम आपको थोड़ा सा इसको करके दिखा भी देते हैं। तो इसको आप देखेंगे, 15 गुना 15 तिया 45, 4 बच गया, 15 गुना 30, 4 34, और ये जाएगा 12। जब इनको ऐड करेंगे तो 300 क्या हो जाएगा? 57। यहाँ पे एक्सक्लूड विभाजन प्रमेय का यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये प्रूफ हो जाएगा। इसको स्टूडेंट आप इसे कॉपी करें। इसके बाद हम आपको बताएंगे एल्गोरिथ्म, और उसके बाद एक्सक्लूड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है, इसे आप कॉपी करें। इसके बाद हम इसको आइए, इसके पहले आप लोगों ने लेमा पढ़ा है, अब एल्गोरिथम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एल्गोरिथम होता क्या है। तो जो एल्गोरिथम शब्द है ये 9वीं शताब्दी में एक महान गणितज्ञ जिनका नाम था अल-ख्वारिज़मी, जो फारसी थे, उनके बुक से लिया गया है। उनके द्वारा लिखने को तो बहुत लोग लिखे थे, बहुत लोग बता चुके थे, लेकिन इनका जो रूप था, एल्गोरिथम का जो रूप था, जो व्याख्या था, उन्होंने अल-ख्वारिज़मी ने ही दिया था, इसलिए इन्हीं के नाम पे एल्गोरिथम पड़ा। अब सवाल एक उठता है, एल्गोरिथम होता क्या है?
तो एल्गोरिथम की जो हिंदी इंग्लिश दोनों ही सेम होती है। एक क्या होता है कि एल्गोरिथम है क्या, यहाँ पे देखिए सुपरिभाषित चरणों की, मतलब पहले से कोई भी एक ऐसा स्टेप होता है जो वेल डिफाइन होता है। तो यहाँ पे सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्याओं, यहाँ पे विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने की एक विधि प्रदान करती है। अब अर्थ ये निकल रहा है कि एल्गोरिथम कुछ खास नहीं है, एक हल करने की विधि से मिलती है। तो इसी एल्गोरिथम को लेते हुए यूक्लिड है जो बहुत बड़े गणितज्ञ हैं, यूक्लिड ने एल्गोरिथम पे अपना एक सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या कलन विधि कहते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जिसको हम कलन विधि कहते हैं, तो आइए देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कलन विधि का आखिर प्रयोग क्यों हुआ। तो इसका प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हम आपको HCF के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि इन्होंने क्या किया, HCF को कितनी आसानी ढंग से हम फाइंड कर सकें, क्योंकि क्लास 6, 7, 8 में जो HCF होता है या तो 5 से स्टार्ट हो जाता है, तो उसका जो HCF होता है वो बहुत ही सिंपली वे में बच्चे फाइंड कर लेते हैं, लेकिन क्लास 10 का जो स्टैंडर्ड होता है वो बहुत ही हाई हो जाता है। तो उसके लिए इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया जिसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं या कलन विधि कहते हैं। तो आइए इनके कलन विधि को बताने से पहले मैं थोड़ा सा HCF का जिक्र करूंगा। सपोज करें कि हमारे पास एक 12 है और यहाँ पे 16 है और इन दोनों संख्याओं का हमें HCF फाइंड करना है, तो कैसे करते हैं। तो अब मैं रिकॉल करूंगा, छोटे बच्चों को बताया जाता है। इसके HCF फाइंड करने के बहुत ही आसान मेथड होते हैं। यहाँ पे हम 12 को फैक्टर करेंगे, 12 को फैक्टर करेंगे, 2 2 2 जा 4 3 जा 12, ये 12 हो गया, 2 दूना 4 यानी 12। 16 को कर ले, 16 का फैक्टर करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो यहाँ पे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। जब हम इसका HCF फाइंड करते हैं, HCF को मासा भी बोल सकते हैं, इसमें देखें इसका पेयर बनाते हैं। देखिए यहाँ पे 2 का पेयर बना, पेयर नीचे नहीं 12 और 16 की इसका पेयर बनाएंगे, यानी सीधे कैसे, तो जो कॉमन होता है यहाँ पे 2 और 4, उसके बाद कोई ऐसा नंबर नहीं जो मैच करे, अर्थात 2 2 क्या हो जाएगा 4। तो 12 और 16 का HCF क्या होता है, 4 आता है। यही HCF जो है अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के थ्रू इसको हम फाइंड करेंगे। तो आइए थोड़ा सा हम रूल समझते हैं है क्या। इसमें लिया 2 धनात्मक पूर्णांकों को मान लीजिए, कह रहा है कि अब 2 धन पूर्णांक क्या होता है। हालांकि क्लास 9 में बताया जाता है धन पूर्णांक, जिसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं इंग्लिश में, इसको क्लास 9 में बता दिया जाता है आप लोगों को, लेकिन आप क्लास 10 में पढ़ रहे तो 2 धनात्मक, फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक चला जाए, इधर -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो 2 धनात्मक कह रहा है, तो यहाँ से इस नंबर को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। यहाँ से 0 से जितने सारे नंबर हैं ये क्या कहलाएंगे, धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। तो लिखा है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों को मान लीजिए C और D, एक वेरिएबल्स मानने के लिए बोल रहा है। C D आप पीछा की, क्योंकि NCERT C और D मानता है, तो NCERT के गाड़ी में हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो हम C और D मान के चल रहे हैं। अगर यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल्स मानते हो तो कोई गलत नहीं हो सकता है, इससे आप कंफ्यूजन कभी नहीं होंगे। यहाँ पे C और D मान लीजिए, C जो है हमेशा D से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, C D से बड़ा होना चाहिए। का HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब द्वारा ज्ञात करने के लिए निम्न चरण का पालन करते हैं। इन्होंने यूक्लिड ने क्या किया कि इस HCF को फाइंड करने के लिए 3 चरणों में उन्होंने क्या कर दिया, विभक्त कर दिया। पहले चरण में वो क्या बोल रहे हैं कि पहले C और D क्या होगा, जो दिया हुआ यहाँ पे 2 धनात्मक पूर्णांक होगा वही C और D होगा। तो उसका क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हूँ EDA का प्रयोग करेंगे। EDA का मतलब होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे और ऐसे Q एंड R ज्ञात करेंगे। Q का मतलब क्वाटिएंट, R का मतलब रिमाइंडर, मींस क्वाटिएंट का मतलब आपको पता है भागफल,
और इसका शेषफल हम ज्ञात करेंगे। अब जैसे ज्ञात करते हैं तो कंडीशन ये फॉलो हो जाता है एक्लिव डिवीजन लेमा वाला, C = DQ + R। वहां भी कंडीशन है कि जो R की जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर हो सकती है, लेकिन D से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। D है क्या, D है आपका डिवाइजर है, जिसको हम लोग भाज्य कहते हैं, सॉरी भाजक। अब आए इसके बाद हम बढ़ते हैं, जैसे ये और इस पे क्या हो कि यहाँ पे आप देखेंगे पहला चरण यहीं पे खत्म हो जाता है। फिर दूसरे चरण में क्या होगा, यदि R की वैल्यू 0 है तो D गुणांक को C और D HCF है, तो यदि R बराबर 0 नहीं है तो क्या करेंगे, D और R के लिए फिर EDA का प्रयोग करेंगे। मतलब दूसरी लाइन में पूरा स्पष्ट हो जाता है कि अगर रिमाइंडर हमारा 0 हो गया तो हमें वैल्यू फाइंड हो जाएगी, अर्थात इक्लूड विभाजन एल्गोरिथम का जो है स्टेप दूसरे में खत्म हो जाएगा। लेकिन एक संभावना और बढ़ जाती है कि बाय द वे अगर रिमाइंडर यानी शेषफल 0 नहीं हुआ तो क्या करेंगे। लास्ट चरण में इन्होंने कह दिया कि इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखेंगे, तब तक दोहराते रहेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए। इसी स्थिति में जैसे 0 प्राप्त होगा तो जहां पे 0 प्राप्त होने पर जो उसका भाजक होगा वही क्या होगा, आपका HCF होगा। ये तो हमने बता दिया, इनकी ये पूरी टोटल थियरी रही कि कैसे हम HCF फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग एक्लिव विभाजन एल्गोरिथम यानी कलन विधि के द्वारा। लेकिन ये स्पष्ट 100% कब समझ में आएगा, जब हम इसमें आपको एक एग्जांपल बताएंगे। आइए कि एग्जांपल से हम आपको सेटिस्फाइड करते हैं कि एक्लिव विभाजन एल्गोरिथम को कैसे यूज कर सकते हैं, उसके द्वारा हम HCF कैसे फाइंड कर सकते हैं। आइए देखिए इसको। आइए यहाँ पे हम फाइंड, यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं, एक क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ पे है 4052 और 12576 का मौसम निकालो। मौसम EDA का मौसम EDA का प्रयोग करके निकालो, का प्रयोग करके निकालो। अगर EDA, अगर ये शब्द नहीं लिखेगा तो आप बड़े स्वतंत्र हो जाएंगे, फिर तो आप कोई पुरानी चीजें जो आप क्लास 6 से 8 में पढ़ते आ रहे हैं उसी के रिगार्डिंग फटाफट इसको सॉल्व कर देंगे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे दिया गया कि आपको EDA के थ्रू, एक्लिव डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू ही आपको निकालना है। तो आइए उसको निकालने के लिए, इसको फॉलो कराने के लिए तीनों चरण अगर फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको भाग विधि से हम क्या करेंगे, आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तब उसके बाद क्या होगा, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे जो है इसका हम आपको दिखाएंगे राइट हैंड साइड में। आइए इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि आपने कंडीशन पढ़ा था कि C > D, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। इसको आप C मान लीजिए, इसको D मान लीजिए। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12576 और इसको करना है क्या, 4000 क्या हो जाएगा 52। अब इससे क्या करिए, इसको आप डिवाइड कर लीजिए, देखें कितनी बार जाएगा। ये 4052 है, अगर हम 4 लेते हैं तो नहीं जा जाएगा, 3 बार अगर लेके जाते हैं तो जा सकता है। देखिए 3 दूना 6, 5 3 15, 1 बचा, 3 में 0 करेंगे, 0 आएगा, 1 जोड़ दीजिए 15 हो जाएगा, यानी 1 ये हो जाएगा आपका 3 4 3 कितना हो गया 12। अब क्या करें, फिर पुनः आप इसको माइनस करेंगे, आप और माइनस करेंगे, फिर देखें यहाँ से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 2 और यहाँ पे क्या बचा आपका 4, ये हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। अब इस 420 से आप क्या करेंगे, अब इसमें इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 4052। अब इसको डिवाइड करिए, देखिए कितनी बार जा सकता है। अगर हम इसको 9 बार लेके जा सकते हैं, चेक करके देख लेते हैं। 420 में हम 9 का मल्टीप्लाई करें तो 0, 9 दूना 18, 1 बचेगा, 9 चौके 36 137 जा सकता है। आइए इसको हम 9 बार लेके जा सकते हैं।
0, 9 दूना 18, एक बचा कैरी, फिर जगह 9 चौके 36 और ये कितना हो जाएगा, ये 37। अब फिर पुनः इसे माइनस करें, ये हो जाएगा आपका 2, ये 15 में से 8 नहीं जाएगा, तुरंत कैरी ले लीजिए, हो जाएगा 15 में से 8 निकालेंगे कितना बचेगा, ये हो जाएगा 7। यहाँ बचा है आपके पास 9, 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 2, ये कैंसिल हो गया। अब 272 से अब क्या करेंगे, 420 में डिवाइड करेंगे। 420 को देखिए कितनी बार जाएगा, 1 टाइम रहेगा। यहाँ पे 272 लिख लें, कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे वही 11 में से 7 जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 4 11। और यहाँ पे आपका बच रहा है 1 बच जाएगा, ये हो जाएगा 148। तो यहाँ पे जगह नहीं है तो बस इसी को मैं यहाँ से करता हूँ, 148 से अब डिवाइड करेंगे 272 को, ये भी 1 बार जाएगा क्योंकि 2 बार ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा। 148 हो गया, इससे माइनस कर लें, 12 में से 4 जाएगा, सॉरी 12 में से 8 निकालेंगे तो 4 बचेगा। यहाँ बच गया 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 2, और एक जाएगा आपका 124। फिर पुनः इसे आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 148। देखें कितनी बार जा सकता है, ये भी 1 बार जाएगा, 124 क्या हो जाएगा, ये 4 बचेगा, ये हो जाएगा आपका 2, और उसके बाद क्या हो जाएगा, कैंसिल। फिर पुनः इसमें देखें 124 को कितनी बार ले जा सकते हैं, 5 बार आप लेके जा सकते हैं। क्या हो जाएगा, 4 5 20 और 2 5 20, सॉरी 5 गुना 10 और 2 12, ये बचेगा आपका 4, एक कैंसिल। अब 4 से डिवाइड करेंगे 24 को, तो 4 बचे क्या, 4 6 क्या हो जाएगा 24। अब यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल। एक्चुअल में आपका एचसीएफ तो यहीं पे कंफर्म हो गया कि 4 है, लेकिन आपको तो एक्सक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो इसी को हम क्या करेंगे, बस अप्लाई करके दिखा देंगे। जिस बच्चे को डिवीजन मेथड से, भाग विधि से आपको अगर एचसीएफ निकालने आता है तो उसके लिए आपका जो एक्सक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम है बहुत ही आसान हो जाता है। तो आइए हम इस रूल का फॉलो करते हैं। तो इसको जो आप देखेंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो आपका नंबर है यहाँ पे लिख सकते हैं EDA का प्रयोग करने पर। चलिए प्रयोग करते हैं तो क्या होगा, जो आपका नंबर है जिसको आप लिखे थे C ग्रेटर देन D, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे फार्मूला लिखा गया था C इक्वल्स टू क्या था, DQ प्लस R था, और कंडीशन दिया गया था आपका 0 इज लेस देन इक्वल्स टू R इज लेस देन क्या हो जाएगा D। इसी पे फॉलो करते हुए इसको आगे बढ़ेंगे। आइए D की वैल्यू क्या है, इंप्लाइड रेट करेंगे। C के देखते हैं यहाँ पे 12,576 बराबर, यहाँ पे देखेंगे Q जो है कितना है, Q आपका क्वोटिएंट आया, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो Q है और यहाँ पे आपका D है, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखना चाहिए D एंड Q। तो D की जो वैल्यू है उसको आप देखिए, डिवाइजर आपका 4 0 5 2 और गुणे कितना हो जाएगा 3, अब प्लस क्या है आपका रिमाइंडर कितना बचा है, ये आपका रिमाइंडर बचा है 420। कंडीशन क्या है, अब यहाँ पे लिखेंगे कि रिमाइंडर शेष पर 0 नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे 420 डज नॉट इक्वल्स टू 0। अब उनके जो प्रथम द्वितीय तृतीय चरण में आप देखे हैं कि जब आपका रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो प्रोसेस को बार बार रिपीट करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे आप क्या कि R का मान 0 नहीं है, यहाँ पे 0 नहीं है, तो EDA का पुनः प्रयोग करने पर आइए ये प्रोसेस फिर दोबारा जब फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे आ जाए, आपके पास क्या नंबर है 4052, कैसे आया है 4052 आपका आया है यहाँ से 420 गुणे 9 प्लस 272, ये भी लिखे 272 क्या हुआ, 0 के बराबर नहीं हुआ, यहाँ पे लिखेंगे R डज नॉट इक्वल्स टू 0, मीन्स 272 जो है 0 के बराबर नहीं है। तो ADA का पुनः प्रयोग करने पर, ये नहीं भी लिखेंगे
लेकिन लिखने से थोड़ा स्टेप बढ़ता जाता है प्रयोग करने पर। आइए अब फिर पुनः स्टेप आपका जाएगा। अब आपके पास क्या बचा हुआ है, यहाँ से आपके पास 400 इतना नंबर लाए आप, अब आपको 420 वाले नंबर लेके चलेंगे। तो 420 इक्वल्स टू 420 में देखें कौन कौन है आपका 272 गुणे 1 और रिमाइंडर आपका बचा है कितना 148। अब यहाँ भी कंडीशन यहाँ पे आप दिखा सकते हैं 148 डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो फिर पुनः तो EDA का पुनः प्रयोग करने पर, चलिए फिर दोबारा हम प्रयोग करेंगे। इम्प्लाइड रेट कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा 272 जो लाना है वो कैसे आया है 124 गुणे 1 और आपका शेष बचा है प्लस कितना 24। तो अब क्या करेंगे, यहाँ भी कंडीशन है आपका r डज नॉट इक्वल्स टू 0। जब r की वैल्यू यहाँ भी 0 नहीं आएगा तो सेम वही प्रक्रिया बार बार। तो यहाँ पे हमने कई बार लिखा, एक बार नहीं लिखता हूँ। फिर आगे स्टेप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 124 लाने के लिए आपको क्या होगा 124 लाने के लिए आप लिखेंगे 24 गुणे 5 और प्लस क्या हो जाएगा आपका 4। यहाँ भी r डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। फिर दोबारा हम चलेंगे 24 लाने के लिए क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 गुणे 6 प्लस क्या हो गया 0। अब यहाँ पे r बराबर 0 हो गया। जब r बराबर 0 हो गया तो आपने लास्ट चरण में देखा था जहां पे r की वैल्यू 0 होगी और जो आपका डिविजिबल होगा वही ऐसे होगा। अतः जो HCF है वो क्या है 4 है। निमासा जो है क्या है 4 है, क्योंकि यही इसका लास्ट डिविजिबल है जिसकी वजह से क्या होगा प्रोसेस रिमाइंडर या विशेषण क्या हो रहा है 0 हो रहा है। इस तरह से जितने भी सवाल होंगे आप जो है एक्टिव डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू जो है आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।